ओके। तो हम लोगों ने रिकार्डियन मॉडल कर लिया था और हम लोग कर रहे हैं स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल। तो अभी तक हमने ये देखा था कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है जब रिलेटिव प्राइस रेशो चेंज होती है। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा। तो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। यस सर। ओके। तो एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं 5 मिनट का, ताकि आपके माइंड में थोड़ी रहे कंटिन्यूटी। तो देखो, सबसे पहले कहाँ से शुरू करा था? मर्केंटलिज्म से, है ना। मर्केंटलिज्म में क्या था? जीरो सम गेम। ठीक है, यानी एक्सपोर्टर को ही बेनिफिट हो सकता है। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपका गोल्ड चला जाएगा, आपकी मोनेटाइजेशन कम होगी इकोनॉमी, फिर डिवीजन ऑफ लेबर कम होएगी, उसकी जीडीपी कम ग्रो होएगी। तो मर्केंटलिस्ट जो थे वो लोग ये कहते थे कि एक्सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि गोल्ड हमारे देश में आए। और पहले के टाइम में क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड था, फिएट करेंसी तो थी नहीं, तो ये मर्केंटलिज्म की प्रपोजल था कि ट्रेड इज अ नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम मतलब एक का फायदा दूसरे का नुकसान कर कर ही हो सकता है। ठीक है। तो जैसे ब्रिटिशर्स करते थे कि हम लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो उनकी इंडस्ट्री में हुए हैं, और जब हमारी बारी आएगी कि हम अपना सामान वहां पर बेच सके, कुछ पैसे कमा सके, तो वो हायर इंपोर्ट टैरिफ लगा देंगे। ठीक है। फिर मर्केंटलिज्म से हम आए थे एब्सोल्यूट एडवांटेज पे, एडम स्मिथ की। और इसमें ये कहा था कि ट्रेड जीरो सम गेम नहीं होता है, नॉन जीरो सम गेम होता है। दोनों ही देशों को फायदा हो सकता है अगर वो दोनों स्पेशलाइज करे तो, और दोनों किसी एक गुड की प्रोडक्शन में अगर टू गुड का मॉडल लें एब्सोल्युटली एडवांटेजियस हो तो। मींस फॉर एग्जांपल राजमा एंड राइस का एग्जांपल लें तो जैसे राइस प्रोड्यूस करने में अगर यूएस बेटर है और राजमा प्रोड्यूस करने में इंडिया बेटर है, तो इंडिया को राजमा प्रोड्यूस करनी चाहिए, यूएस को राइस प्रोड्यूस करना चाहिए, और फिर एक्सचेंज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि दोनों के पास ज्यादा राजमा एंड राइस होंगे। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज था। लेकिन फिर एक अलग मॉडल आया रिकार्डो का, कंपैरेटिव एडवांटेज, और उसमें हमने देखा कि बेशक भी अमेरिका दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन में हमसे एडवांटेजियस पोजीशन में हो, उसके बाद भी हम गेनफुल ट्रेड दोनों देशों को फायदा हो सकता है अगर उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग-अलग है तो। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे एनालाइज किया था? दो गुड्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिवाइड करके, जैसे कि वहां पर चीज का और वाइन का एग्जांपल था, तो हम कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते थे होम कंट्री की, एल सी अपॉन ए एल डब्ल्यू, और फिर कंपेयर करते थे ए स्टार एल सी फॉरेन कंट्री से ए स्टार एल डब्ल्यू से, और देखते थे अगर इन दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस है, दैट मींस कंपैरेटिव एडवांटेज एग्जिस्ट करता है। बेशक भी अमेरिका दोनों चीजों को प्रोड्यूस करने में बेटर है, लेकिन मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाइन की 2 बोतल है और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाइन की हाफ बोतल है। तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि मैं वाइन प्रोड्यूस करूं, इससे हम दोनों को गेनफुल ट्रेड होगा। और हमने ये देखा था कि स्पेशलाइजेशन हाउएवर डिपेंड किस पे करेगी? कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, क्वेश्चन भी आया था प्रीवियस ईयर में। हमने देखा था कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन डिपेंड करेगी रिलेटिव डिमांड कर्व कहाँ लाई कर रहा है। तो रिलेटिव सप्लाई कर्व हमने ऐसे डिराइव किया था, स्टेप लाइक फंक्शन। ये रिलेटिव सप्लाई था दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में, ये फॉरेन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वाइन और ये होम की। और उसके बाद रिलेटिव डिमांड कर्व यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है या यहाँ पर करता है या यहाँ पर करता है, ये बताएगा कि ट्रेड स्पेशलाइजेशन होगा कि नहीं, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगा कि नहीं। तो अगर रिलेटिव प्राइसेस पीसी अपॉन पीडब्ल्यू, हमने क्या देखा था? अगर दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में लाई करता है तो ट्रेड स्पेशलाइजेशन होगा। चीज प्रोड्यूस करेगा हमारा देश और वाइन प्रोड्यूस करेगा उनका देश। अब इसके पीछे ना, ये मैं आपको इसलिए रिवाइज कर रहा हूं कि ये जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है ना, ये दिमाग में रहेंगे जब पेपर आएगा ना। ये कंक्लूडिंग रिमार्क दिमाग में रहेंगे। वो इतनी सारी इकोनॉमिक्स जो हमने डिस्कस करी, वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है उसको प्रोड्यूस करके 1/ALC करके,
ठीक है, और फिर उसको पीसी अपॉन पीडब्ल्यू करके ये जो वाइन मुझे मिलेगी, ये मेरी वाइन से ज्यादा होगी जो मैं खुद अपने देश में प्रोड्यूस करने वाला था, एएलडब्ल्यू। ये बहुत सारी इकोनॉमिक्स पीछे चल रही हैं, हम लोगों ने प्रूव करे थे ये सारे के सारे। पेपर में ये चीज ध्यान कम रहती है, पेपर में आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स याद रहेंगे, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही हमें बेसिकली याद रखने हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपेयर करके देखना होता है, वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में टेबल दे रखी थी, टेबल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम थी, तो यानी ट्रेड गेनफुल ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करेगा कंपैरेटिव एडवांटेज में। कंपैरेटिव एडवांटेज में गेनफुल ट्रेड तभी एग्जिस्ट करेगा जब जब एएलसी अपॉन एएलडब्ल्यू नॉट इक्वल है एएलसी स्टार एएलडब्ल्यू के। ये कंपेयर करके देखना आपको। उसके बाद इसका मतलब पता है क्या है, गेनफुल ट्रेड एग्जिस्ट करेगा कंपैरेटिव एडवांटेज में, भले ही एक कंट्री दोनों में एब्सोल्युटली एडवांटेजेस हो। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ठीक है ये गेनफुल ट्रेड एग्जिस्ट करेगा, बट क्या कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होगी, क्या पूरा का पूरा चीज प्रोड्यूस करेगा होम या फॉरेन, और दूसरा गुड वाइस वर्सा दूसरी कंट्री करेगी। ये कहां पर डिपेंड करता था, रिलेटिव डिमांड का रुख कैसा है, ये रिलेटिव सप्लाई रिलेटिव डिमांड यहाँ पर है, तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बीच में अगर यहाँ पे है, तो ये वाली क्या कंक्लूजन है, अगर रिलेटिव प्राइस होम कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर है, तो होम कंट्री क्या करेगी, दोनों के लिए इंडिफरेंट है, वाइन भी प्रोड्यूस करेगी, कुछ वाइन प्रोड्यूस करेगी, कुछ चीज प्रोड्यूस करेगी, लेकिन फॉरेन कंट्री कंप्लीटली स्पेशलाइजेशन करेगी वाइन में, लेकिन होम नहीं करेगी। इसलिए कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का केस नहीं बनता है, एक कंट्री कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी और एक दोनों गुड्स की प्रोडक्शन करेगी। इकोनॉमिक इंट्यूशन इसके पीछे क्या है कि रिलेटिव डिमांड वाइन की क्यूसी अपॉन क्यूडब्ल्यू है ना, डिनोमिनेटर, वाइन की रिलेटिव डिमांड पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा है कि बेशक फॉरेन स्पेशलाइज कर ले वाइन की प्रोडक्शन में, तब भी वो डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ प्रोडक्शन होम कंट्री करेगा। उल्टा केस होएगा दूसरे केस में, अगर ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बस ये चीजें याद रखनी होंगी, बाकी रिवाइज करते वक्त एक दो बार देखना होगा, लेकिन पेपर में यही आएगा, यही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में। वहां पे केस क्या था, वहां पर जो देखने वाली गौर करने वाली बात ये थी कि जो पीपीएफ था स्ट्रेट लाइन था, और उसका रीजन क्या था, क्योंकि एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई ही नहीं होता था सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, इसीलिए वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो था कांस्टेंट रहता था, डिक्लाइन ही नहीं होता था। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिक्लाइन नहीं होगा, तो स्ट्रेट लाइन ही तो होगी ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये चीज ये वाइन होती थी, ये चीज होती थी, तो आपको अगर एक लेबर एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हो और लेबर होमोजीनस होती थी, यानी सेम कैपेबिलिटी की लेबर, एक लेबर अगर वाइन के सेक्टर से उठा के चीज में डालते हो, तो हर बार वो जो बंदा आएगा वो एक चीज प्रोड्यूस करेगा, और आप कितनी बोतल वाइन छोड़ोगे, आधी बोतल। लेकिन ये चीज पलट जाती है उस केस में जब दो फैक्टर प्रोडक्शन अप्लाई होते हैं, और जब दो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, और उस केस में एक फिक्स्ड होता है जो कि स्पेसिफिक फैक्टर लिया गया हमारे स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में, और एक मोबाइल फैक्टर है जो कि लेबर है। अब ये स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल के में क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा, तो यहां पर हमने देखा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बाउड शेप का होगा, और इसके रीजंस हमने डिस्कस करे थे। क्यों होगा, क्योंकि जब आप लेबर को फूड सेक्टर से हटाओगे तो इसकी क्या, ये हर पॉइंट पे क्या मेजर कर रहे हैं, स्लोप, पीपीएफ की स्लोप को कैसे मेजर करते हैं, एमपीएलएफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन फूड सेक्टर, एमपीएलसी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन क्लॉथ सेक्टर। तो जैसे ही वहां से आप लेबर हटाया करेंगे, तो मार्जिनल क्या होगा, फूड का अब ये जो न्यूमरेटर है बड़ा करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर अब जो भी रिसोर्स है उसमें आपने लेबर को घटा दिया, तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, क्योंकि वो ओवर यूटिलाइज हो रहा था। और क्लॉथ में क्या होगा, डिनोमिनेटर गिरा करेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर सरप्लस लेबर बढ़ने लग गई है। तो इसी वजह से ये रेशो चेंज हुआ करेगी जैसे ही आप मूवमेंट अलोंग द पीपीएफ करोगे, ठीक है। ये इसकी बाउड शेप थी। इस बाउड शेप के बाद हमने देखा था कि भाई प्रोडक्शन कौन से पॉइंट पे होगी, तो प्रोडक्शन कौन से पॉइंट पे होगी, इसके लिए हमने फिर क्या करा था, ये वाला डायग्राम करा था कि पीपीएफ तो आपको मिल गया, ये पीपीएफ तो मिल गया आपको। ये पीपीएफ मिलने के पीछे जो इकोनॉमिक मैकेनिज्म चल रहे हैं, वो
फूड सेक्टर का मैकेनिज्म चल रहे हैं, इधर क्लोथ सेक्टर का मैकेनिज्म चल रहे हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्शन फंक्शन चल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि चलो हमें जो हमारा पॉसिबिलिटीज है प्रोडक्शन की, वो इस कर्व से रिप्रेजेंट होती है, बट कौन सा पॉइंट, 1 2 या 3। तो हमने फिर इसके लिए क्या करा था कि लेबर जो होगी उस सेक्टर की तरफ भागेगी जहां पर रियल वेजेस ज्यादा होगी, जहां पर उसको रिटर्न ज्यादा होगा, और ये जो शिफ्टिंग ऑफ लेबर होगी तब तक होती रहेगी जब तक दोनों सेक्टर में वेजेस इक्वलाइज ना हो जाए। और वेज कितनी ऑफर करेगा हर सेक्टर, इसके लिए ये इक्वेशन थी कि प्राइस कितना है उस सेक्टर का, क्लॉथ कितना रुपए का बिक रहा है, दूसरा वो जो लास्ट वाली लेबर है, जो हम लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, ठीक है, लास्ट वाली लेबर जब कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहली वाली लेबरों के तो मार्जिनल प्रोडक्ट हायर होते हैं और वहीं से तो सरप्लस आता है, लेकिन लास्ट वाली का एकदम इक्वल होता है। उसके बाद फिर ये इतना गिरने लग जाता है कि हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और रेवेन्यू कम आएगा, तो फिर क्यों ही करेंगे। तो ये दोनों जब तक इसकी वेज और इसकी वेज इक्वल नहीं हो जाती, शिफ्टिंग ऑफ लेबर होगी, ठीक है। और जब शिफ्टिंग ऑफ लेबर होगी तो पीसीपीएफ तो आपका ना यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। उसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि वो डिमांड साइड पर डिपेंड करता है, डिमांड साइड पर भी डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो इस इधर यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि पीसी बाय पीएफ जो है ना एक कांस्टेंट लेवल है। तो जब आपकी शिफ्टिंग होगी लेबर की, तो इनमें चेंज आएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ क्लॉथ में, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर फोर्स में। तो हमने ये वाला डायग्राम स्टडी करा था जिससे हमें ये पता चल सके कि ये वाली लेबर, इसमें कितनी लेबर लग रही है, इसमें कितनी लेबर लग रही है, पता चल सके। इस पॉइंट को हम उठाकर यहां डालते हैं, इस कर्व पर, यहाँ पे हैं या यहाँ पे है, वहां पर डिसाइड हो रही है ना, नेक्स्ट डायग्राम में डिसाइड हो रही है कि कितनी लेबर कौन से सेक्टर में होगी। फिर वो वाली लेबर आप इस कांस्टेंट पर डालते हो लेबर के, और फिर यहां से डिसाइड होता है कि अच्छा इतनी लेबर फूड सेक्टर में, इतनी क्लॉथ में, फिर आप एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर पहुंच जाते हो। लेकिन अल्टीमेटली ये वाले पॉइंट्स को डिसाइड कौन कर रहा है, ये वाले पॉइंट्स को डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट वैल्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, वीएमपीस, ठीक है। तो वीएमपीस क्या है यहाँ पे, ये क्लॉथ का प्राइस इनटू क्लॉथ का मार्जिनल प्रोडक्ट, और फूड का मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एंड फूड का प्राइस, ठीक है। ओके, तो जब इसके बाद हमने क्या देखा था कि हम लोग क्या करके करना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि जब प्राइसेस में चेंज आएगा तो दो केसेस हम लोग कंसीडर करेंगे। हम लोग एक केस ऐसा लेंगे जिसमें ओवरऑल इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी के अंदर आती है, फूड का प्राइस भी सेम डिग्री से बढ़ता है और क्लॉथ का प्राइस भी सेम डिग्री से बढ़ता है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, सारा का पूरी की पूरी इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कैपिटलिस्ट जो क्लॉथ का सेक्टर है उसका ओनर ज्यादा पैसे कमा पा रहा है या फूड का जो बंदा है वो कम कमा पा रहा है, दोनों के प्राइस बराबर से इंक्रीज हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे क्लॉथ के 10% से राइज हुए हैं तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो मैं और लेबर को हायर करना चाहूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा कि आओ मेरे पास काम करो, मैं आपको 10% हायर वेजेस देना चाहता हूं। अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरे पास एक्स्ट्रा लेबर आएगी और गिवन मेरे प्रोडक्शन फंक्शन के एक्स्ट्रा क्लॉथ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 10% का राइज, जो प्राइस का राइज जो हुआ है फूड के सेक्टर में भी हुआ है, तो जब वो छोड़ के जा रहा होगा उसका लेबर, तो फूड वाला भी उसको बार्गेन करके बोलेगा मैं भी 10 देने के लिए तैयार हूं। तो उस सिचुएशन में ये वाला डायग्राम, तो उस सिचुएशन में पीसी क्लॉथ का प्राइस इंक्रीज हुआ 10% से पीसी2 तक, ठीक है, तो ये शिफ्ट हुआ अपवर्ड। सिमिलरली फूड का भी हो गया। तो जब दोनों बराबर डिग्री से शिफ्ट हुए तो आप देखोगे जो इंटरसेक्शन का पॉइंट आ रहा है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लेबर को। पहले भी एल डैश लेबर यानी इतनी लेबर क्लॉथ में थी और इतनी लेबर फूड में थी, आज भी सेम लेवल ऑफ लेबर एम्प्लॉयड है दोनों सेक्टर्स में। तो यानी वहां के प्रोडक्शन फंक्शन का जो पॉइंट था उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे जो पॉइंट होगा उसमें भी कोई चेंज नहीं आया होगा, ठीक है। लेकिन हमने सेकंड केस कंसीडर करा, अगर एक सेक्टर का प्राइस इंक्रीज हो जाए और दूसरे का कांस्टेंट रहे तब इशू क्या होगा। तो तब इशू ये हुआ कि जब हमने केवल और केवल 7% क्लॉथ के प्राइस को इंक्रीज करा तो और फूड के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो इस बार हमारा जो क्लॉथ का ओनर था सक्सेसफुल रहा फूड के सेक्टर की लेबर को तोड़कर अपने पास लाने में।
क्योंकि उसने 7% हायर वेजेस को ऑफर करा, लेकिन फूड सेक्टर वाला बेचारा इसलिए नहीं ऑफर कर पाया क्योंकि उसके फूड के प्राइसेस तो बढ़े ही नहीं थे। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि कुछ लेबर वहां से टूट गई और कुछ नहीं टूटी। 7% मैंने ऑफर करा था, मुझे लग रहा था 7% लेबर आ जाएगी क्योंकि मैं 7% हायर वेजेस दे रहा हूँ 7%, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जो उनकी रियल वेजेस, जो उनकी जो नॉमिनल वेजेस है एक्चुअली में 7% से राइज नहीं हुई, 3% से राइज हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वहां से कुछ लेबर टूटकर आई, तो आप जो ये वेज ऑफर करते हो इसका आपको याद रखना है MPLC इक्वल टू W। आपका ये वाला पोर्शन 7% से राइज होता है, तो आप ये जो वेजेस है 7% हायर दे सकते हो, गिवन ये कांस्टेंट रहे। अगर इधर से ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है आपके प्रोडक्ट का, लेकिन आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन लेबर कर रही है वो घट गया है, तो भी आपका रेवेन्यू घट जाता है और उस केस में आप हायर वेजेस नहीं दे पाते हो। तो ये 7% से जब राइज हुआ तो इधर लेबर भाग के आई फूड सेक्टर से, और जब फूड सेक्टर से लेबर भाग के आई तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयड लेबर थी वो ज्यादा हुई, और जब यहाँ पर एम्प्लॉयड लेबर ज्यादा हुई तो क्या हुआ, उनका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरा। तो ये कुछ इंपैक्ट जो था हायर मनी वेजेस जो मैं देना चाहता था उसका कुछ इंपैक्ट नलीफाई कर दिया डिक्लाइनिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ क्लोथ सेक्टर ने। तो इसीलिए फिर ये वेजेस जो है मेरी यहाँ पे 7% राइज होने के बाद यहाँ पर भी 7% से राइज होती अगर ये कांस्टेंट रहता, बट ऐसा हुआ नहीं। आपको पता है जैसे ही लेबर मेरे रिसोर्सेज गिवन है, मेरी मशीन गिवन है, सेम है, और जैसे ही मेरे पास एक्स्ट्रा लेबर आएगी तो सेम मशीन है, एक्स्ट्रा लेबर आई, ओवर यूटिलाइजेशन होएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होएगा, तो हायर नॉमिनल वेजेस मैं ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। उल्टा उधर क्या हो रहा होगा, उधर भी नॉमिनल वेजेस बढ़ जाएंगी, वहां पर भी W2 हो जाएंगी, जबकि उनके सेक्टर का कोई फूड का प्राइस PF1 चेंज नहीं हुआ, बट हुआ ये कि उनका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MPL वो इंक्रीज हो गया। कैसे, यहां 1 से देखो यहां 2 पर आ गया, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इतना इंक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर लेबर घट गई, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ये बात होने के बाद हम लोगों ने देखा था कि इसका इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे क्या पड़ेगा। पता है ये सारी डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, हम ये सारी डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात जानने के बाद कि रिलेटिव प्राइस चेंज होने से लोगों के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है विद इन अ कंट्री। अगर हम किसी ट्रेड डील में फॉरेन कंट्री के साथ एंटर करते हैं और उनके ट्रेड करने की वजह से सेम गुड्स अगर दोनों कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं और फिर रिलेटिव प्राइस में चेंज हुआ, तो मेरे जो एक्सपोर्ट सेक्टर के बंदे हैं उनकी इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और जो इंपोर्ट सेक्टर के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होगा कैसे हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, ये जानने के लिए हम ये स्टडी कर रहे हैं। अभी हम ट्रेड में ओपन करेंगे, उससे पहले लास्ट की जो डिस्कशन थी कल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा उसको देख लेते हैं। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। ओके, हाँ तो बताएगा कोई 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप में से कोई बताएगा क्या होगा इसमें। एक तरीके से पूरा रिवाइज करा है हमने जो भी पढ़ा था। हेलो हेलो, याद है किसी को क्या होगा, कौन से सेक्टर को फायदा होगा, मोबाइल सेक्टर, लेबर को फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा लेबर के वेलफेयर को। हेलो, सर वो डिपेंड करता है कि मींस लेबर कौन सा गुड कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा कौन सा कंज्यूम कर रहा है, राइट है ना। सर। तो ये क्योंकि क्वेश्चन उसका कौन से वेलफेयर साल में आया था ये क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन मुझे ईयर नहीं आता, बट ये अच्छा, क्वेश्चन आया था ओके, सर। मींस इसको रिलेट किया था इंटरनेशनल रिलेशन से, सॉरी इंटरनेशनल ट्रेड से, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि मींस इंपोर्ट सेक्टर का वेज ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, या फिर एक्सपोर्ट सेक्टर का वेज ज्यादा होगा ट्रेड करने के स्पेसिफिक मॉडल। अच्छा, तो वेज तो दोनों में हम देख रहे हैं बराबर ही होंगी,
ठीक है, लेकिन नॉमिनल वेज बराबर होंगे, लेकिन रियल वेज में किस में क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा होगा? तो हमने देखा यहाँ, क्योंकि 3% से मेरी नॉमिनल वेज राइज हो रही है, लेकिन क्लोथ का प्राइस 7% से राइज हो रहा है, तो यानी रियल टर्म में तो मैं अब अपनी इनकम अगर क्लोथ पे लगाऊं तो कम क्लोथ खरीद पाऊंगा, है ना। जबकि फूड सेक्टर में मेरी वेज, मनी वेज W2 अगर आप देखो 0.2 पर, तो मेरी 3% से राइज हुई है, लेकिन फूड सेक्टर का प्राइस PF1 अगर आप देखो तो कांस्टेंट है, तो यानी रियल वेज मेरी फूड सेक्टर में तो इंक्रीज हुई है, तो वहां पर मुझे फायदा है। अब मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ इन टोटल, वो ये डिपेंड करता है मैं कपड़े ज्यादा खरीदता हूँ या मैं फूड ज्यादा खरीदता हूँ। अच्छा, 2 बंदे और बच गए, एक बंदा बच गया लैंड ओनर, जहां पर फूड प्रोड्यूस होता है उसका मालिक, और दूसरा बंदा बच गया मशीन का ओनर, कैपिटलिस्ट, क्लोथ सेक्टर में जो प्रोड्यूसर है। तो उनके कैपिटल गेन में क्या होगा, हमने देखा था कि कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके वेलफेयर में। रियल इनकम किसकी बढ़ जाएगी? हेलो, क्लोथ सेक्टर की, है ना। क्लोथ सेक्टर की रियल इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो जो लेबर एम्प्लॉय कर रहा है उसको रियल वेजेस कम नहीं दे रहा क्लोथ के टर्म में, क्योंकि उसका प्राइस तो 7% से बढ़ा। लेकिन एक तरीके से फिलिप्स कर्व वाला फूलिंग मॉडल चल रहे हैं यहाँ, उसका तो प्राइस 7% से बढ़ा और उसकी वेज उसकी बड़ी नॉमिनल 3% से, तो अब वो लोअर रियल वेज दे रहा है। तो जब लोअर रियल वेज देगा, एक तो ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करेगा, प्लस जो पहले की सारी एम्प्लॉयड लेबर है उन पे ज्यादा सरप्लस गेन करेगा। ऐसे होता है ना हमारा। ये देखो, ये हमारी रियल वेज थी पहले, मान लीजिए ये डायग्राम बनाता हूँ, ये क्लोथ सेक्टर में हमारी रियल वेज थी, तो ये सारा सरप्लस किसका है? कैपिटलिस्ट का। अब रियल वेज अगर घट जाए, ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करेगा L2 L1 से, तो इसका सरप्लस तो बढ़ गया, तो इसको तो बेनिफिट हुआ। ओके, अब फूड सेक्टर में क्या हुआ है, उसका भी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ऐसे हैं, जहां से हम सरप्लस कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये वाला जो रेक्टेंगल होता है ये तो सारी वेज है ना, वेज फंड जो इस लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए यूनिफॉर्म प्राइस मैंने दिया, तो ये तो इनपुट की कॉस्ट है, ये बचा हुआ एक्स्ट्रा जो इन्होंने प्रोड्यूस करा वो मेरा सरप्लस है। इसमें क्या हुआ है, फूड सेक्टर में ये आपकी लेबर L1 से वापस घटी है L2 पर, तो इससे क्या हुआ, आपकी रियल वेज बढ़ गई है, तो आपका ये जो सरप्लस है ये घट गया है, तो फूड सेक्टर वाले को नुकसान हुआ है। बस ये सारा रिकैप हो गया। अब आप देखते हैं ट्रेड होने से क्या होगा। ओके, फिर हमने रिलेटिव सप्लाई कर्व भी डिराइव किया था कल। देखो, ये रिलेटिव प्राइस अगर है और रिलेटिव प्राइस क्लोथ का जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में 7% से बढ़ा, तो वहां पर लेबर ज्यादा यूज हुई, तो यानी उसकी प्रोडक्शन बढ़ी होगी, तो इसका मतलब, और फूड की प्रोडक्शन घटी होगी क्योंकि वहां से लेबर कम हुई है, तो यानी रिलेटिव सप्लाई किसकी बढ़ रही है? क्लोथ की बढ़ रही है। तो ये आप देख सकते हो, वाई एक्सिस पे PC/PF रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लोथ, और ये एक्स एक्सिस पे रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ क्लोथ। तो जैसे जैसे मेरा रिलेटिव प्राइस बढ़ रहा है, मेरा रिलेटिव सप्लाई बढ़ रहा है। ये सेम चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला रिलेटिव प्राइस कम है क्लोथ का, और न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाता है, स्लोप इंक्रीज होती है, यहाँ पर ज्यादा रिलेटिव प्राइस है। तो आप देखोगे कि पहले हम इतना क्लोथ प्रोड्यूस करते थे, अब हम इतना क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब गिवन एक रिलेटिव डिमांड होगी देश के अंदर एक रिलेटिव डिमांड होगी, क्लोथ ज्यादा पसंद करते हो या फूड ज्यादा पसंद करते हो। फॉर एग्जांपल ये रिलेटिव डिमांड कर्व है RD1, तो इसका मतलब क्या है, क्लोथ बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा क्लोथ की रिलेटिव क्वांटिटी जो डिमांडेड है क्लोथ की बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फिर इक्विलिब्रियम यहाँ होगा और आपका PC/PF2 ये हायर होगा। और अगर रिलेटिव डिमांड कम है क्लोथ की, तो ये डाउनवर्ड शिफ्टेड होगा। आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि रिलेटिव क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में क्लोथ है और डिनोमिनेटर में फूड है। अगर इसको आप उल्टा कर दो, QF/QC कर दो, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिव डिमांड ऑफ फूड, और फिर मुझे ऊपर एक्सिस भी चेंज करनी पड़ेगी, PF/PC विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव प्राइस ऑफ फूड। ठीक है, ये मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं छोटी मोटी, और इसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक होने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रेड को ओपन करने वाले हैं। ठीक है, ओके, रिलेटिव डिमांड यहाँ पर वर्ल्ड की एक ही कर्व में दिखाई है। पता है कैसे करा मैंने ये ट्रिक? मैं ये कहता हूं, जो मेरी रिलेटिव डिमांड
मेरे देश की है, डिट्टो सेम टू सेम दूसरी कंट्री फॉरेन कंट्री की है, तो उससे क्या होगा, मेरे रिलेटिव डिमांड कर्व पर ही उसका रिलेटिव डिमांड कर्व लाई करेगा। ठीक है? हेलो 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 Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं एक ही कर्व में दोनों की रिलेटिव डिमांड को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं बड़े आराम से। सिंपल सी अजम्पशन है। ठीक है, चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं, चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं। कहूंगा ये इंडिया की होम डिमांड है, फिर जब इसमें एंटर करूंगा फॉरेन की, तो इसको मैं और राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा दूंगा। ये फिर उतना ही पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कि पहले इंडिया की रिलेटिव डिमांड इतनी एडेड है और फिर उनकी जो रिलेटिव डिमांड होगी वो मेरे कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने दोनों को सेम माना और ये कर्व कर दिया। अगर चेंज करना चाहें वहां पर पेपर में कर दें ऐसा काम, तो वैसे मुश्किल है, करेंगे नहीं, ये सिंपल चीज रहनी है। ठीक है, तो आप समझ गए हो, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो उनकी रिलेटिव सप्लाई कुछ और होगी। क्यों? उनकी लेबर जरूरी थोड़ी ना 1000 होगी जैसे मेरी लेबर 1000, और जरूरी थोड़ी ना उनके लैंड की फर्टिलिटी मेरे लैंड की जितनी फर्टिलिटी होगी, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी होगी क्लॉथ के प्रोडक्शन की मेरे जैसी होगी, सेम होगी। तो ये जो डिफरेंसेस है ना रिसोर्सेज में और टेक्नोलॉजी में दो कंट्रीज की, ये हमारी रिलेटिव सप्लाई कर्व को डिफरेंट बनाती है। तो उनका रिलेटिव सप्लाई कर्व ये है, मेरा रिलेटिव सप्लाई कर्व ये है। मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं और मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है वो क्लॉथ की अच्छी है। क्लॉथ को प्रोड्यूस करने की बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट रिसोर्सेज आई हैव। फूड की प्रोडक्शन, फूड की क्या कहते हैं प्रोडक्शन करने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट रिसोर्सेज द फॉरेन कंट्री हैज। ये बात समझ में आई? ये बात जो मैंने आपको बताई यही चीज एक्सप्लेन करती है कि डाउनवर्ड क्यों है होम कंट्री का रिलेटिव सप्लाई कर्व और वर्ल्ड का। उस फॉरेन में पता है मैंने क्या करा, सारे देश ले लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, सेकंड पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए सारे देश ले, अपना देश और बाकी सारे देश एक साथ जोड़ दिए। अदरवाइज इसको फॉरेन भी लिख सकते हो, ठीक है, वर्ल्ड लिख दो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि देखो जो डाउनवर्ड शिफ्टेड रिलेटिव सप्लाई कर्व है वो क्या शो करता है कि न्यूमरेटर हायर है और डिनोमिनेटर कम है। क्योंकि देखो इस प्राइस पर ये वैल्यू, इस प्राइस पर ये वैल्यू, सेम रिलेटिव प्राइस पर मेरे देश में ज्यादा रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस सप्लाई करी जा रही है, जबकि उसका देश इतनी कर रहा है और हर प्राइस पे यही है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, मेरी बढ़ती जा रही है, उसकी हमेशा मेरे से नीचे ही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेरे देश का रिलेटिव प्राइस उसके देश के रिलेटिव प्राइस से डिफरेंट है। और जब मेरा देश का रिलेटिव प्राइस और उसके देश के रिलेटिव प्राइस क्लॉथ में डिफरेंस है, तो जैसे ही हम ट्रेड ओपन करेंगे तो लोग कौन सी कंट्री से क्लॉथ परचेज करना शुरू करेंगे? मेरा जो सेक्टर है क्लॉथ का, एक्सपोर्ट करूंगा या मैं इंपोर्ट करूंगा? क्योंकि मेरा जो रिलेटिव प्राइस है क्लॉथ का कम है मेरा रिलेटिव प्राइस क्लॉथ का, तो बाहर के लोग मेरे क्लॉथ को इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूं, उनका फूड का प्राइस कम है तो मैं उनका फूड इंपोर्ट करने वाला हूं। तो ये कब तक चलेगा? जब तक दोनों का रिलेटिव प्राइस सेम ना हो जाए। तो ये बीच में कहीं यहां कन्वर्ज होएगा, दिखाया नहीं है लेकिन यहां पर कहीं कन्वर्ज होएगा, जो एक कॉमन वर्ल्ड का रिलेटिव प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब मैं अगर इसे कंपेयर करके देखूं तो ट्रेड करने से देखो क्या हुआ, क्लॉथ सेक्टर वाले बंदे का रिलेटिव प्राइस बढ़ा और फूड सेक्टर का घटा, और उधर दूसरी तरफ फॉरेन कंट्री का रिलेटिव प्राइस फूड का बढ़ा। तो इससे क्या हुआ, ऊपर आपने क्या देखा था, जब मैंने देखा कि रिलेटिव प्राइस मेरे क्लॉथ सेक्टर का बढ़ा तो किसको फायदा हुआ? क्लॉथ सेक्टर के ओनर को।
और लेबर को क्या हुआ, एम्बिग्यूअस रिजल्ट, और फूड सेक्टर को क्या हुआ था, नुकसान। अब देखो सेम सिचुएशन हो रही है। जब मेरे देश का रिलेटिव प्राइस क्लोथ का कम था प्री ट्रेड सिचुएशन में, बिफोर ट्रेड, जब हमने दोनों कंट्रीज के ट्रेड को ओपन करा तो क्या हुआ कि मेरा रिलेटिव प्राइस बढ़ा, क्योंकि मैं सस्ते में प्रोड्यूस करता था और मेरे क्लोथ की डिमांड हो सकता है मेरे देश में कम थी लेकिन उनकी बहुत ज्यादा थी, फॉरेन कंट्री बहुत ज्यादा डिमांड करती थी। तो रिलेटिव प्राइस जो था मेरा ट्रेड ओपन होते ही क्लॉथ के सेक्टर वालों का इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हुआ तो हम लोगों को फायदा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्ट्स करने वाले जो दूसरा सेक्टर बचा, जो जो एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं है, फूड वाला, उन लोगों को नुकसान होगा ट्रेड से। तो ये लड़ाई शुरू होगी। जब ट्रेड डील शुरू होगी तो डिस्कशन और डिबेट और न्यूज़पेपर में आर्टिकल, आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट शुरू हो जाएगी। जो सपोर्टर्स होंगे एक्सपोर्ट का, जिन्हें फायदा होने वाला है, वो लोग क्या करेंगे, ट्रेड ओपन करो, ट्रेड ओपन करो। कर्नाटक, बेंगलोर वाले बंदे आईटी प्रोफेशनल्स बोलेंगे करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो, लेकिन दूध बेचने वाले बोलेंगे ट्रेड मत करो। ठीक है, ये आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट शुरू हो जाए, क्योंकि जिस सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है वो ट्रेड का सपोर्ट करेगा, जिसको नुकसान होने वाला है लाइक इन आवर एग्जांपल फूड सेक्टर, वो उसे ओपोज करेगा। ठीक है, तो ये जो है पॉलिटिक्स होती है ट्रेड की। ठीक है, ये आपने समझा कि अब कैसे ट्रेड में ओपन करने से प्राइस की कन्वर्जेंस होगी और कौन से सेक्टर को फायदा होगा और कौन से को नहीं होगा। ये काम खत्म होने के बाद अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अब क्या होना है ट्रेड होने के बाद। वो पहले ऊपर जो डोमेस्टिक कंट्री में हुआ था जब रिलेटिव प्राइस चेंज हुआ, सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होनी है। ठीक है, अब देखने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि गेन को कैसे मेजर कर सकते हैं ट्रेड के। ठीक है, हेलो 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 हेलो, यस ओके, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कर रहे हो क्लास, कौन कौन कर रहा है? ओके, चलो कर ही रहे हैं साथ तो। तो देखो ट्रेड का देखो सीन क्या हुआ भाई। एक, अब हम कैसे, मैं एक ये लगा लीजिए, हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि भाई बताओ ट्रेड करें कि नहीं करें, आरसीईपी ज्वाइन करें कि नहीं करें। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर एक सेक्टर को तो बेनिफिट हो रहा है, एक्सपोर्ट सेक्टर को, जो एक्सपोर्ट करेंगे, और जो इंपोर्ट करने वाले हैं उनको नुकसान होगा। तो ये जो इनकम है ना रीडिस्ट्रीब्यूट होएगी, वो तो हमारे अमीर बनेंगे एक्सपोर्ट करने वाले, और वो गरीब बनेंगे इंपोर्ट सेक्टर के जो प्रोड्यूसर रह जाएंगे ना, इंपोर्ट करने वाले नहीं, कंज्यूमर्स नहीं, इंपोर्ट जोन से सेक्टर का गुड कर रहे हैं उसको जो प्रोड्यूस करने वाले मिल्क प्रोड्यूसर्स जो है। ठीक है, कंज्यूमर्स को तो फायदा ही होना है, सस्ता मिल रहा है उनको तो दूध डैनन से। तो ये जो इशू होगा ये अराइज होएगा, और फिर ये बोलेंगे मोदी जी कि भाई फिर तो ये तो बड़ी गड़बड़ है, फिर हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ट्रेड करें या ना करें। तो फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि सर हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम ये देखते हैं कि जिन लोगों को फायदा हो रहा है, एक्सपोर्टर्स को, उनको कितना फायदा हो रहा है, 100 रुपए का, 200 का, 300 का, और जिनको नुकसान हो रहा है उनको कितना हो रहा है, 100 रुपए का, 200 का। अगर 200 का नुकसान हो रहा है इंपोर्ट सेक्टर के गुड को, गुड की इंडस्ट्री को, और एक्सपोर्ट सेक्टर की इंडस्ट्री को 300 का फायदा हो रहा है, तो नेट नेट हमारा 100 रुपए का फायदा हो रहा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट सेक्टर पैसे ज्यादा कमाएगा, छापेगा, ज्यादा छपाई करेगा इनकम की, उसके पास 100 रुपए आए हैं, हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स लगा के उसी पैसे को कलेक्ट करके हम कुछ सब्सिडी या कुछ रिहैबिलिटेशन मैकेनिज्म या कुछ अपस्किलिंग करवा सकते हैं उस सेक्टर को जहां पर हमारे इंपोर्ट सेक्टर वाले जो बंदे हैं उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, उनका जीएसटी घटा सकते हैं, इनका बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम जो है अपने देश का जो बेनिफिट है उसको बढ़ा सकते हैं। 100 रुपए से नेट बेनिफिट बढ़ेगा और फिर उस बढ़े हुए बेनिफिट को हम बाकियों में बराबर बांट देंगे टैक्स की पॉलिसीज के थ्रू। तो इस तरीके से जस्टिफाई करा जाता है फ्री ट्रेड को। बेशक भी आपका एक सेक्टर नुकसान में जा रहा है, दूसरा फायदे में तो जा रहा है। अगर वो ज्यादा फायदे में जा रहा है नुकसान वाले से, तो वहां से रिसोर्सेज उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करें हमने, यहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करेंगे छोटा सा, तो उससे एक्सप्लेन करेंगे इसे। तो देखो ये डीसी और क्यूसी क्या है, ये डीसी है, क्यूसी है क्वांटिटी ऑफ चीज जो मेरा देश प्रोड्यूस कर रहा है, क्यूएफ है क्वांटिटी ऑफ फूड जो मेरा देश प्रोड्यूस कर रहा है, और डीसी एंड डीएफ है कंजम्पशन ऑफ चीज जो मेरा देश क्लोथ सॉरी जो मेरी कंट्री कंज्यूम कर रही है क्लोथ को, वो डीसी से रिप्रेजेंट करा गया है, और जो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं वो डीएफ से रिप्रेजेंट करा गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे आओ। अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो हम लोग अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर ये प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी मेरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर पॉइंट होगा वो प्रोड्यूस करके मैं कंज्यूम कर सकता हूं। लेकिन मान लीजिए मैं ये कंजम्पशन करना चाहता हूं, अब ये कंजम्पशन तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, हेलो हेलो एवरीवन, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. मैं ये कंजम्पशन करना चाहता हूं, अब ये कंजम्पशन तो मेरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से बाहर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर मैं कैसे पहुंचूंगा? वैसे बाय द वे अगर मैं यहाँ पहुंच गया तो आपको नहीं लगता यहाँ पर जो बजट कांस्टेंट जारी होगी और उस पर एक जो आईसी होगा और फिर इस पे जो आईसी होगा वो हायर होगा, और जो हायर आईसी होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरे के पूरे देश का हायर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और उससे हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि देखो क्या हुआ, वेलफेयर इंक्रीज हुआ। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि ये हम जान चुके हैं कि क्यूसी क्या है, देश जितना प्रोड्यूस करेगा, डी जितना कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम कितनी कंजम्पशन कर सकते हैं? बेसिकली जो हमारी इनकम होगी वही तो कंज्यूम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ क्लॉथ है पीसी और कंजम्पशन है क्लॉथ की डीसी, सिमिलरली प्लस प्राइस ऑफ फूड एंड कंजम्पशन ऑफ फूड। ये जो भी इन दोनों के प्रोडक्ट और इनका सम होगा, मतलब जो भी मेरी खर्चा है वो मेरी आमदनी के बराबर होना चाहिए, है ना? उससे ज्यादा तो मैं कैसे करूंगा अगर मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक से आईएमएफ से लोन नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये मेरी कंजम्पशन है। अब जो मेरी कंजम्पशन होगी वो किसके इक्वल होगी? मेरे इनकम के इक्वल होगी। तो मेरी इनकम क्या है? मेरी इनकम ये है कि मैंने ये प्राइस है क्लॉथ का और मैंने कितना प्रोड्यूस करके बेचा, ये रेवेन्यू आया क्लॉथ सेक्टर से, ये रेवेन्यू आया फूड सेक्टर से, और ये स्पेंडिंग थी क्लॉथ सेक्टर में, ये थी फूड सेक्टर में। तो ये इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, राइट? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि डी माइनस एफ कर दिया हमने और ये क्यूसी माइनस क्यू डीसी कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मेरा जो जरूरी तो नहीं कि जो प्रोडक्शन मैं करता हूं मेरे जो कंज्यूमर्स हैं मेरे देश के, वो कंजम्पशन भी सेम लेवल पे करना चाहते हो। अगर हम 10 मीटर क्लॉथ बनाते हैं और 5 यूनिट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो जरूरी तो नहीं ना कि मतलब 5 यूनिट्स फूड खाता हूँ, 10 यूनिट क्लॉथ कंज्यूम करता हूँ, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं 5 यूनिट्स क्लॉथ कंज्यूम करता हूँ, भले ही हम 10 यूनिट्स क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं, और 10 यूनिट्स फूड कंज्यूम करता हूँ, भले ही हम 5 यूनिट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन किसके बेसिस पे होएगी? प्राइस के सिग्नल पे। प्राइस का सिग्नल दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, रिलेटिव सप्लाई, रिलेटिव डिमांड, और अंडरलाइंग और कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी, रिसोर्स डिफरेंस। तो वो तो भैया एक हमारे को सिग्नल दे देगा प्रोडक्शन का, तो उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के हिसाब से हमें एक प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन हो जाएगी उस रिलेटिव प्राइसेस पे। लेकिन कंजम्पशन हमें दूसरी करनी है, तो दूसरी कंजम्पशन कैसे करेंगे?
फूड प्रोड्यूस ज्यादा, क्लोथ ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कंज्यूम कम करना है, तो उस क्लोथ को रिलेटिव प्राइस के बेसिस पे एक्सचेंज करेंगे, फॉरेन कंट्री के को देकर एक्सपोर्ट करके उनसे फूड लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल तरीका हम अपनाने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर जो मेरी कंजम्पशन है फूड की ज्यादा है और मेरी कंजम्पशन क्लोथ की कम है, तो QC माइनस DC, इसका मतलब नेट प्रोडक्शन ज्यादा है और यहाँ पर कंजम्पशन ज्यादा है। तो अब ये वाला जो कंजम्पशन है फूड का, मैं कैसे अचीव करूं? मेरे को क्या करना होगा? मुझे जो भी फूड यहाँ पर एक्स्ट्रा बच रहा है 1 यूनिट, उसको क्या करना होगा? हेलो 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 यस सर। इस 1 यूनिट फूड को मुझे क्या करना होगा? इसको कन्वर्ट करना होगा क्लॉथ में। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? पहले क्या करूंगा, इसको बेच दूंगा, फूड से इतना प्राइस आएगा, और फिर क्या करूंगा, कितनी कंजम्पशन करनी है चीज की, 10 रुपए आ गए, और क्लॉथ के का प्राइस क्या है, मान लीजिए 20 रुपए। तो भैया पहले इस 1 यूनिट ऑफ फूड को 10 रुपए में कन्वर्ट करा, और फिर मैंने डिवाइड, ये जो क्लॉथ का प्राइस है 20 रुपए, तो मैंने इसे डिवाइड करा 10 रुपए में, कितना आ पाएगा? हेलो हेलो, आधा आ पाएगा ना? यस यस ये कैसे हो रहा है फिर? गड़बड़ कैसे हो रही? तो आपने प्राइस उसकी 20 रुपए ले ली हम्म और चीज की 10 रुपए ही ली, तो हम्म, जो फूड की मैंने ली है 10, चीज की ली 20। तो देखो मैं क्या करूंगा, मेरा एक फूड है, 10 रुपए मिले मुझे, ठीक है, तो अब मैं कन्वर्ट करने जाऊंगा इसे, हम्म हम्म, हाँ, मुझे मेरी इनकम कितनी बनी, 10 रुपए, मेरे पास है 10 रुपए, और प्राइस क्या है फूड का, 20 रुपए, ठीक है। वो उसका किसका प्राइस क्या है, क्लोथ का क्लॉथ का क्लोथ का 20 रुपए। तो भैया अब उसमें तो मेरे को आधा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, PF अपॉन PC। अब आप देखोगे ये हमारा उल्टा आ रहा है, इसका उल्टा आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर है PF अपॉन PC। ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने ले जा रहे हैं तो ये उलट जा रहा है। समझ में आ गया ना? हेलो हेलो, Yes, समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? ठीक है, हेलो ये ठीक है। तो चलो अब देखते हैं डायग्राम में, नीचे देखते हैं क्या हो रहा है। देखो इसको कंपेयर करना, पॉइंट 1 और 2 इमेजिन कर लो कहाँ पर है, देख लो, ये वर्ल्ड का प्राइस है, ये मेरा होम का प्राइस था, ये वर्ल्ड का, ये होम का, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रोडक्शन करता हूँ, मैं यही कंज्यूम करूँ, तो फिर तो मेरे वेलफेयर में कुछ चेंज नहीं होना, ट्रेड में होना है कोई चेंज? बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि अगर मेरी कंजम्पशन पैटर्न भी यही है और प्रोडक्शन भी यही है, तो फिर तो मेरा इंडिफरेंस कर्व यहीं पे रहना है, कुछ होना ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए मान लीजिए एक मिनट, इससे इससे कंपेयर मत करो, इसे ये गड़बड़ कर रखा है इन्होंने थोड़ा। यहाँ पर ये देखते हैं कैसे बेनिफिट हुआ। देखो पॉइंट 2 को कंसिडर कीजिए आप लोग, ठीक है। पॉइंट 2 पर अगर मुझे सेम कंजम्पशन करनी थी, सेम प्रोडक्शन करनी थी, और बिना ट्रेड के मेरा रिलेटिव प्राइस ये रहता था, तो मैं यहाँ पर अपना सेटिस्फेक्शन अचीव करता, ठीक है। लेकिन जब मैंने ट्रेड ओपन करा
तो रिलेटिव प्राइस क्लॉथ का राइज हुआ। जब रिलेटिव प्राइस क्लॉथ का राइज हुआ तो जो प्राइस निकल के आया वो ये पॉइंट पर आया निकल के, फिर ये नई प्राइस लाइन निकल के आई। अब इस नई प्राइस लाइन के हिसाब से मैं इतना क्लॉथ प्रोड्यूस करके, इतना फूड प्रोड्यूस करके इस क्लॉथ को एक्सचेंज कर सकता हूँ इस रेशो की हेल्प से ज्यादा फूड में। और जब मैं ये एक्सचेंज करने जाऊंगा तो मेरे को ये सारे बंडल्स मिलेंगे, ये सारे बंडल्स मेरे फिजिबल हो जाएंगे, जो कि पहले पॉसिबल थे नहीं। ठीक है, अगर क्योंकि मैं ट्रेड ना करता, अपने आप प्रोड्यूस करता, ये वाले कंजम्पशन बंडल, ये वाला बंडल अगर मैं कंज्यूम करना चाह रहा होता, ठीक है, तो ये वाला बंडल मैं कभी कंज्यूम ना कर पाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहता कि मेरा इतना क्लोथ चाहता हूं मैं, इतना क्लोथ, और चाहता था कि फूड इतना मिल जाए, तो क्या कभी ऐसा हो पाता? क्योंकि फिर मैं अगर ट्रेड ना करता तो अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे रहता, जो मेरे देश की प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी, और उसके हिसाब से इतना ही फूड प्रोड्यूस कर पाता। तो ये इतना गैप हमेशा रहता, मैं कम फूड अफोर्ड कर पाता। लेकिन अब मैं ज्यादा क्लोथ प्रोड्यूस कर क्योंकि मेरा रिलेटिव प्राइस क्लोथ का ज्यादा है, तो उसको एक्सचेंज कर सकता हूँ फूड में। ठीक है, किसकी हेल्प से? नए रिलेटिव प्राइस जो देश में जो इंटरनेशनल मार्केट में निकल के आए हैं, और उस बेसिस पर मैं क्या करूंगा, ये सेम क्लॉथ पर हायर फूड कंज्यूम कर पाऊंगा F2 लेवल, जो कि प्री ट्रेड सिचुएशन में F1 करने वाला था। तो ये पॉइंट पर मैं पहुंच पाऊंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर ही रहने वाला था। ठीक है, अगर मेरा ओल्ड रिलेटिव प्राइस होते तो मैं जो यहाँ से इंटरसेक्ट होते ओल्ड रिलेटिव प्राइस, तो मैं यहाँ पर ही रहने वाला था। लेकिन अब नए रिलेटिव प्राइसेस के हिसाब से, क्योंकि रिलेटिव प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, तो मैं ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस करूंगा। मैं सोचूंगा ना, ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूस करके कन्वर्ट कर लूंगा फूड में, ज्यादा फूड मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका हायर इंडिफरेंस कर्व पे होगे, और ये रिप्रेजेंट करेगा कि देखो हाँ, पूरे के पूरे देश ने गेन करा। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है कि भाई शो करो कि कैसे स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में वेलफेयर ओवरऑल राइज हो रहा है। तो ओवरऑल वेलफेयर इसलिए राइज हो रहा है कि आप जो कंजम्पशन बंडल्स पहले अफोर्डेबल नहीं थे आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के हिसाब से, वो भी कंजम्पशन बंडल्स अफोर्डेबल हो जाते हैं। और आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि ये शेडेड एरिया क्यों दिखाया है, ये ब्लू वाला, ये पता है क्यों दिखाया है? क्योंकि ये जो कंजम्पशन बंडल्स है ना, उतने ज्यादा अफोर्डेबल, उतने ज्यादा आपके पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाएंगी जितना रिलेटिव प्राइस इंक्रीज होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेटिव प्राइस प्री ट्रेड सिचुएशन में 2 पे रहने वाला था, लेकिन आफ्टर ट्रेड ये वाला रिलेटिव प्राइस हुआ इस पॉइंट पर, तो देखो आपका जो कंजम्पशन की पॉसिबिलिटी है वो इतने से राइज हुई थी, इतने से। लेकिन जब और रिलेटिव प्राइस राइज हुआ यहाँ पर, तो ये इतने से राइज हो गई। अब और रिलेटिव प्राइस राइज करो, ये और करो, तो पता है ये शेडेड पोर्शन ये दिखा रहा है कि जो मेरा एक्सपोर्ट गुड है दुनिया में, उसका रिलेटिव प्राइस जितना ज्यादा बढ़ा करेगा ना, उतना मुझे फायदा हुआ करेगा, क्योंकि उतना ज्यादा मेरे इनकम हुआ करेगी। और क्योंकि उसका रिलेटिव प्राइस बढ़ रहा है और फूड का गिर रहा है, तो मैं अपने क्लॉथ को बेचकर बाकी दुनिया से ज्यादा फूड मांग पाया करूंगा। ठीक है, और जब ज्यादा फूड मांग पाऊंगा तो मेरे कंजम्पशन बंडल ज्यादा से बढ़ेंगे। तो ये जो ब्लू शेडेड एरिया है, ये पूरा का पूरी डिफरेंट रिलेटिव प्राइसेस, जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहां तक रिलेटिव प्राइसेस जो इंक्रीज हो सकते हैं, उस सारी पॉसिबिलिटीज को मैप कर रहा है डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है, यहां पर तो मैंने एक इंडिफरेंस कर लगाया ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस तो अलग अलग होती है। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कॉब डगलस के वो जो ऊपर वाले, ये ए बी, ये जितने चेंज होते रहेंगे अलग अलग, तो मेरे इंडिफरेंस कर्व कोई यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, कोई यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, कोई यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है। तो ये टेंजेंसी पॉइंट्स बदलते रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने सारे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो थी दिखा दी इस शेडेड पोर्शन को दिखाकर,
कि ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये सारा एक डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये सारा गेन रिप्रेजेंट हो रहा है डिफरेंट रिलेटिव प्राइसेस पर। डिपेंड करता है कि आफ्टर ट्रेड आपका रिलेटिव प्राइसेस दुगना हुआ, तिगना हुआ। अगर एक देश का तिगना हुआ तो उसकी जो बार्गेनिंग है वो ज्यादा बड़ी है, तो उसकी ये जो पिवटेड लाइन होगी ये और ज्यादा शिफ्ट होगी, और ज्यादा पॉसिबिलिटीज दिखाएगी, ठीक है, और हायर इंडिफरेंस कर दिखाएगी इस वाले से, और हायर वेलफेयर बढ़ेगा। हेलो, समझ आया आप लोगों के? किसी को डाउट है इसमें? क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कुछ डाउट हो यहाँ। हेलो 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 एवरीवन, यस सर। कुछ डाउट है? हेलो हेलो Yes, sir. क्लियर है ये चीज? हेलो, यस सर। यस सर। चलो कोई नहीं, एक बार रीड करना, डाउट आए तो फिर देखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कई बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है इस शेडेड एरिया का, तो कई लोग सोचते हैं पता है ये ऐसे ही बना हुआ है। ऐसे ही नहीं बना हुआ, ये बना हुआ है क्योंकि ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है कि एक कंट्रीज के ये वेलफेयर बढ़ सकते हैं इतने सारे। सर ये But- तो ये भी हो सकता है ना कि प्रेफरेबल कंजम्पशन बंडल वहाँ पे, मतलब ये सर, जो सारी हम लोग- पॉसिबिलिटीज को सारे सर टाइप जो के, इन डिफरेंट कर्व में हम लोग पढ़ते थे सर, हाँ कि हाँ मींस वहाँ भी प्रेफरेबल कंजम्पशंस दिखाते थे उस एरिया से, हाँ हाँ तो वही पार्ट हुआ सर, और उसका मैपिंग कर रहे हैं, कंप्लीट दिखा रहे हैं फुल पिक्चर। हाँ, ये मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी दिखा रहे हैं कि यस मतलब क्लॉथ ज्यादा प्रेफर्ड हैं या फूड ज्यादा प्रेफर्ड हैं, ठीक है, समझ रहे हो? यस यस यस। देखो अगर ये टेंजेंसी हुई ना, तो इसका मान लीजिए एक्स एफ और एक्स सी, तो इसका वेट ज्यादा है इसके वेट से, और अगर ये टेंजेंसी हुई तो इसका वेट ज्यादा है इसके वेट से। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है किसी को, तो ये कोई नहीं पूछने वाला है, ये बस मैं बता रहा हूँ, ये टेंशन की बात नहीं है, इसको भी करेंगे कभी। कोफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमने करा तो है, कंजम्पशन फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन दोनों ही होते हैं। लेकिन कुल मिला के ये देख लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, ये शेडेड पोर्शन पेपर में मत बनाना, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका कोई मेरे से एक्सप्लेनेशन चाहता है तो मैं दे सकता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्यों हो रहे हैं ये शेडेड। आपको ये दिखाना है कि अगर आपने ट्रेड नहीं किया होता तो आपकी जो रिलेटिव प्राइस रेशो थी क्लॉथ की कम रहने वाली थी, और जब वो कम रहती, यही रहती, तो आप कहाँ पर कंज्यूम कर पाते? मैक्सिमम यही कंज्यूम कर पा रहे थे, आप इसी पॉइंट पे कंज्यूम कर पाते, ठीक है। ये वाली सिचुएशन होती। लेकिन जब आपका रिलेटिव प्राइस इस प्राइस लाइन से चेंज हुआ और यहाँ पर हो गया, तो आप ये प्रोडक्शन कर आप एक्सचेंज कर सकते हो ज्यादा फूड को, और इन पॉइंट्स पर अपना कंजम्पशन कर सकते हो। और जब ऐसी कंजम्पशन होगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्री ट्रेड सिचुएशन से ज्यादा कंजम्पशन बास्केट आपकी एक्सपेंड हो गई है और आपका वेलफेयर इंक्रीज हो गया। बस ये इस चीज में दिखाया गया, ठीक है। बस ये खत्म हो गया। अब ये आखिरी चीज है इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी। तो यहाँ पे H1B वीजा का इशू है, जैसे सिलिकॉन वैली है, एक बेंगलोर वैली है, ठीक है। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है इसको इस तरीके से देखना, बस मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल थोड़ा याद रहे। आपने हमने कई बार देखा होगा न्यूज में हेडलाइंस में कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की पिटाई कर दी, या ट्रम्प जब आया था तो उसने H1B वीजा पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। ये इनकी आर्ग्यूमेंट होती है कि हमारी डोमेस्टिक जो लेबर है उसकी जॉब्स खत्म हो रही हैं, और इसीलिए हम लोग बैन लगा रहे हैं माइग्रेशंस पर, और इससे क्या होगा कि हमारे देश का फायदा होगा, हमारे देश के लोगों को जो है वो
हमारे देश के लोगों को की इनकम होगी और वो अपने ही देश पे स्पेंड करेंगे और हमारे देश की जीडीपी राइज होगी। ये इनकी आर्गुमेंट होती है बेसिकली, ठीक है। बट ऐसा पाया गया है कि इस आर्गुमेंट में दम नहीं है, फैलेशियस आर्गुमेंट है। आईडीएससी एक वेबसाइट है, वहाँ पर कई साल 2 साल पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, मैं आपको कभी उसके नोट शेयर करूँगा। तो उसमें आर्गुमेंट थी, बताया गया कि माइग्रेशन से जिस कंट्री में गए होते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंडियंस अगर यूएस में जाते हैं तो उनका फायदा ही होता है, क्योंकि मेजॉरिटी इनकम जो हम वहाँ कमाते हैं उन्हीं के गुड्स पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। और रेमिटांसेस लोगों को दिखता है कि बहुत आ रहे हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी में हम जिस प्रोपोर्शन में हम वहाँ पर स्पेंडिंग करते हैं उस प्रोपोर्शन में रेमिटांसेस बहुत कम आ रहे होते हैं। दूसरा, वहाँ पर हमने प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ा रखी होती है, उनके लेबर से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं हम। हमारे इंडियंस जो वहां पर जाते हैं आईटी प्रोफेशनल्स, उनके लेबर से वहां के कंपैरेटिव आईटी प्रोफेशनल से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो उनका अगर प्रोडक्टिव ज्यादा होंगे तो आउटपुट वहां पर वही ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो उनकी देश की जीडीपी की उससे क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है, ना कि घट रही होती है। तो इस एग्जाम्पल से, इस डायग्राम से हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है ये सब। तो फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया की लेबर फोर्स इस एक्सिस पर मेजर्ड है। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऑफ आईटी प्रोफेशनल इन अमेरिका, ये हमारा इंडिया, हमारे इंडिया का जो है आईटी प्रोफेशनल, उसकी लेबर की प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब क्योंकि हमारे देश में तो इंजीनियर्स बहुत है, आईटी प्रोफेशनल्स बहुत है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये केस कंसीडर कीजिए कि L1 लेबर जो है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में है तो ज्यादा लेबर भी हमारे देश में, कि L1 लेबर हमारे देश में, ये वाले पॉइंट पे इतनी लेबर हमारे देश में एम्प्लॉयड है, ठीक है। ये जो येलो वाली लेबर है, ये इतनी लेबर हमारे देश में एम्प्लॉयड है। ये जो ग्रीन वाली लेबर है, उनके देश में एम्प्लॉयड है इतनी प्रोपोर्शन पूरी दुनिया की। मान लीजिए 100 लेबर होती तो ये 80 हमारे में, 20 उनके में, ठीक है। अब अगर ऐसा होता तो जब 80 लेबर, 80 आईटी प्रोफेशनल हमारे देश में होते, तो आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स हमारे देश में पड़े हुए थे? और उससे क्या होता कि कांस्टेंट होती, लैपटॉप्स कम होते और इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता, तो ओवर यूटिलाइजेशन होने लग जाता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता आईटी का, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारे लेबर की गिर रही होती, यहाँ पर होती। जबकि वहां पर बहुत सारे खाली लैपटॉप्स पड़े हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिलिकॉन वैली में पड़ा हुआ है। वहां पर जो इतनी लेबर एम्प्लॉयड है, ये वाली ग्रीन वाली, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इतनी है, ठीक है। और हमारे देश में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आईटी प्रोफेशनल की इतनी गिरी हुई है। तो देखो ये क्या है, डिफरेंट। और आपको पता है ये जो डिफरेंट प्रोडक्टिविटी है, इसी के टर्म में तो वेज मिलेगी, रियल वेज, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नहीं दिखेगा आपको, पीसी पीएफ पी नहीं है यहाँ पे कहीं, ना यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है। तो ये जो एक्सिस है यहाँ पे, ये डब्ल्यू बाय पी यानी रियल वेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखाया बेशक नहीं है, रियल वेज है। तो ये जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये वाली रियल वेज W1 मिल रही है अमेरिका में और ये मिल रही है इंडिया में, ठीक है। तो अब एक केस अराइज होता है। अब मेरा जो आईटी प्रोफेशनल है वो क्या करेगा, यहाँ पर एक तो ओवर सप्लाई हो रखी है और वहां पर जो है रियल वेजेस ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। ये जो येलो वाले बंदे हैं, ये यहाँ जाएंगे, ठीक है, माइग्रेट करेंगे। और जब ये माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा, वहां पर लेबर बढ़नी शुरू होएगी, ठीक है। और जब वहां लेबर बढ़नी शुरू होएगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू होएगा, और यहाँ पर लेबर घटनी शुरू होएगी तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ना शुरू होएगा। तो ये सिचुएशन जब तक नहीं आती, माइग्रेशन अक्कर करेगी, और जब माइग्रेशन अक्कर करेगी तो ये डब्ल्यू कांस्टेंट, ये एक रियल वेज पूरे वर्ल्ड में सेम हो जाएगी। जब तक सेम रियल वेज नहीं होती है, माइग्रेट करते रहेंगे। अब बात ये आती है कि माइग्रेशन, इज इट गुड, इज इट बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड, माइग्रेशन इज इट बेनिफिशियल? क्या इंडिया का ब्रेन ड्रेन नहीं हो गया? ये जो आर्गुमेंट हम हमेशा सुनते रहते हैं, क्या इंडिया का ब्रेन ड्रेन नहीं हो गया? अरे ये कितने खराब है, ये सत्या नडेला, ये सीईओ जो है गूगल का, कौन है? हेलो, सुंदर पिचाई।
हाँ, ये कितने खराब लोग हैं, ये मतलब अमेरिका चले गए यार, हमारा तो नुकसान हो गया, हमारे देश का नुकसान हो गया। अगर ये लोग हमारे देश में ही रहे तो हमारे देश का फायदा होगा। ऐसी अनाप-शनाप आर्गुमेंट आधे अभिमन्यु देते रहते हैं, क्योंकि अभिमन्यु का मतलब होता है जिसको घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता है। तो आधी नॉलेज इसलिए कहते हैं डेंजरस होती है। ये आर्गुमेंट दे देंगे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आपको, लेकिन असली मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, देखो इस डायग्राम में है मुद्दा। मुद्दा ये है कि देखो जब मेरी लेबर यहाँ से माइग्रेट हुई, इतनी लेबर घटी मेरे देश में, तो मेरा जो प्रोडक्ट था घटा, ठीक है? तो जो सरप्लस था, सरप्लस कितना था? कितने से घटा सरप्लस? मेरे प्रोड्यूसर्स का, मेरे देश के लोगों का, ये ग्रीन शेडेड एरिया से घट गया। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के अंडर जो कर्व है, इसमें से कुछ तो होगा, देखो इसमें से ये तो होगा वेज का पार्ट, और ये था आईटी सेक्टर में कर्नाटक बेंगलोर के जो एम्प्लॉयर थे उनका सरप्लस, और ये आईटी प्रोफेशनल्स की वेज फंड थी। ये इतनी इनकम मेरे देश की गई। दूसरे देश में क्या हुआ? दूसरे देश में सरप्लस राइज होएगा। अब देखते हैं कितने से राइज हुआ। दूसरे देश में सरप्लस राइज हुआ, देखो इनकी लेबर यहां से यहां बढ़ी, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये पिंक वाला, पिंक पूरा पिंक हो गया, ग्रीन वाला तो इसने कवर कर ही लिया, ये एक्स्ट्रा ऊपर वाला भी इसने कवर कर लिया, तो ये इतना इनका फायदा हुआ है। तो यूएस का फायदा ये वाला हुआ है, और इंडिया का नुकसान ये वाला हुआ है। तो नेट फायदा हुआ ना दुनिया को, कितने से? ये शेडेड से। तो पूरी दुनिया को अगर इतने शेडेड से फायदा हो रहा है माइग्रेशन से, ब्रेन ड्रेन से, तो होना चाहिए ना, होने दो ना। क्यों? क्योंकि सत्या नडेला, सुंदर पिचई, ये लोग जब वहां पर जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल बेटर यूटिलाइज हो पाएगी, क्योंकि हमारा देश तो इनकी पोटेंशियल यूटिलाइज करने के लिए काबिल भी नहीं है। तो इनकी पोटेंशियल अगर बेटर यूटिलाइज हो पाएगी, ये दुनिया को एक नया प्रोडक्ट व्हाट्सएप दे पाएंगे, ये दुनिया को एक नया ट्विटर दे पाएंगे, तो उस ट्विटर व्हाट्सएप का फायदा, क्योंकि वो आइडिया है, रोमर मॉडल को याद करो आप, वो आइडिया है, वो पूरी की पूरी दुनिया के वेलफेयर को एक साथ इंक्रीज करेगा। तो माइग्रेशन अच्छी चीज है, ठीक है? हेलो 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 हेलो। तो ये फायदा हुआ ना, है ना? नुकसान कुछ नहीं है, देखो तुम्हारे सामने है प्रूफ। और क्योंकि ये लोग आईटी सेक्टर के बंदे हैं, तो ये पता क्या करते हैं, ये आइडिया जनरेट करते हैं, और आइडिया नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। तो मैं जस्टिफाई तो कर सकता हूं, अगर कोई ऐसे लेख लिखना आ गया और एक आधी नॉलेज वाला बंदा पेपर में लेख लिख रहा है कि माइग्रेशन रोको, ब्रेन ड्रेन है, ये है वो है, तो वो आर्ग्यूमेंट होगी। दूसरी आर्ग्यूमेंट ये होगी कि भैया अगर आपको ब्रेन ड्रेन रोकना है तो यू हैव टू इंक्रीज दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। आप अपने देश में उसे रोको, और कैसे करोगे इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके, है ना? इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहां पर आ रही है कंपैरेटिवली, तो आप अपने की रेज कर दो ना। वो नहीं रुकने वाला है, ऐसे हाथ जोड़ने से या तिरंगा दिखाने से नहीं रुकेगा, वो जाएगा, ठीक है? वो रुकेगा जब जब आप उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को राइज करके दिखा रहे हो। और कैसे करोगे? और लैपटॉप्स करके, और लैपटॉप्स बना के कैसे करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके, है ना? तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा अपने देश में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अपने देश में, अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगी, तो यूक्रेन कोई नहीं जाएगा डॉक्टर बनने। क्योंकि देखो वो लोग गए और बाद में हमने उनको कितनी गालियां दे दी, ये एंटी नेशनल है, ये निकम्मे हैं, ये बाहर के देश में डॉक्टर बनने चले गए। ये ऐसी आर्गुमेंट देके बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक का। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके देश में इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, सोशल ओवरहेड बोलते हैं इसे, सोशल ओवरहेड कैपिटल, जो कि एक ऐसा मास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो हर सेक्टर में यूज होता है, रोड, बिजली, वाटर,
ठीक है, और प्राइमरी एजुकेटेड सिटीजनरी, क्योंकि प्राइमरी एजुकेटेड सिटीजनरी पता है क्या करती है, प्राइमरी एजुकेटेड सिटीजनरी को मोबाइल फोन चलाना आता है, और जैसे ही उनको प्राइमरी एजुकेटेड सिटीजनरी को मोबाइल चलाना आएगा तो वो एप्स की डिमांड बढ़ेगी और डिजिटल पेमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से आईटी प्रोफेशनल को फायदा होगा। ठीक है, उसके लिए जॉब के चांसेस बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ये आर्गुमेंट्स याद करने हैं और बस यही है, इसको खत्म कर लेना आप। ठीक है, अब आखिरी टॉपिक है, अगर कहो तो कर लेते हैं, 15 मिनट 20 मिनट का है, करना है? हेलो, अब कल करा देंगे। चलो ठीक है, कल कर लेना। हेलो, किसी को डाउट है अभी? हेलो, नो सर। बताओ, किसी को डाउट है क्या? हेलो, नहीं सर, नहीं सर। जय, प्रतीक, प्रीति, नो सर। पूर्वी, हेलो, यस सर। पूर्वी समझ आ रहा है बेटा? जी सर। तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल पूरा हो गया है ना, समझ आ गया ना? हेलो, यस सर। और वो पुराना, वो कंपैरेटिव एडवांटेज वाला यस सर। करा है? क्वेश्चन देखा था? क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आईईएस का। हाँ, मतलब वो देख लो या ईएस का देख लो, उसमें से क्वेश्चन तो आ ही होगा। जी। देखें या करके ट्राई करके देखे क्वेश्चन? हाँ सर। ट्राई करके देखना। अब अगला क्लास होएगी हेक्सर ऑयलिन मॉडल पे, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जी। तो ठीक है, फिर खत्म करें। यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, और ना करते हैं, और अगर कर सकते हो तो ये करते, लेकिन अब आप मना कर रहे हो तो कल कर लेंगे। ठीक है, सर कितना देर लगेगा इसको करने में? किसको? नेल्सन मॉडल को? हेक्सर ऑयल नेल्सन को थोड़ी सी देर ही लगेगी वैसे तो। 10 मिनट में हो जाएगा तो करा दीजिए सर। सर कल करा देना, चलो। एक्चुअली मेरा ना कल एग्जाम है। चलो हाँ, कई बच्चों का पेपर है, कोई बात नहीं, कल करा देंगे। 10 मिनट का है, पहले ही से कर लेंगे, है ना, फिर शुरू कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है देन एवरीवन, ओके।